नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे, प्रॉब्लम क्या है कि अधिक पेशेंट्स इस पर बात करना पसंद नहीं करते और ये बीमारी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ जाती है और काफ़ी दिक्कत देती है। उसके बाद वो डॉक्टर्स के पास आते हैं और फिर इलाज कराते हैं। कितनी बार तो उन्हें इलाज में हेल्प मिलता है, उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह से चली जाती है, और कितनी बार वो प्रॉब्लम कुछ गलत नॉलेज या कुछ हाफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से वो प्रॉब्लम परसिस्ट करती है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं उन प्रॉब्लम पे और लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में मैं सबसे पहले बात करूंगा एक प्रॉब्लम जिसको कि हीमोरॉइड्स, जिसको कि पाइल्स की शिकायत बोलते हैं। उसे कैसे डायग्नोस, कैसे पहचाने, कैसे हीमोरॉइड्स में, फिशर में जिसे भगंदर कहते हैं, और फिस्टुला, इन तीनों में कैसे डिफरेंस किया जाए, क्योंकि डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंस जब आप उनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे तभी उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो पाएगा, क्योंकि तीनों का ट्रीटमेंट अलग होता है। और उसके बाद फिर लास्ट में बात करेंगे कैसे फिस्टुला का ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे फिशर का ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे हीमोरॉइड्स का ट्रीटमेंट किया जाएगा। साथ ही बात करेंगे कैसे लाइफस्टाइल में मॉडिफाई किया जाए जिससे कि उन प्रॉब्लम्स में को दोबारा ना हो। हीमोरॉइड्स या पाइल्स क्या होता है? हमारा जो लैट्रिन करने का जो रास्ता होता है, जो लास्ट पॉइंट है जिसको कि एनस बोलते हैं, एनस और रेक्टम का जो एरिया है वो अराउंड 2.5 से 5 सेंटीमीटर के अराउंड में होता है। तो इस एरिया में पहले से ही एक गद्दा, कुशन हमारे अंदर होता है। यदि उस कुशन को कुछ कारण से उसमें चोट आता गया तो हीमोरॉइड्स डेवलप होता है। उसी तरीके से जो हमारे बॉडी के अंदर वेन्स होते हैं, वेन्स क्या होता है कि जो जितने भी शरीर में जो भी गंदे खून हैं वो उस खून को वापस दिल तक पहुंचता है और वो खून फिर साफ होके आर्टरी के थ्रू हमारे शरीर के सारे पार्ट में जाता था। जो वेन्स हमारे रेक्टम या एनस के एरिया में है, यदि वो वेन किसी कारणों से उसका खून जो है जमा हो जाता है तो उसको पाइल्स बोलते हैं। अब वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि ये हेमोरॉइड क्या है। ये रेक्टम है, रेक्टम के एरिया में आप देखिए कुशन है, ये एनल कैनाल है 2.5 से 5 सेंटीमीटर, और इसके नीचे एनल कैनाल की बाउंड्री है। जब ये वेन्स काफ़ी एंगॉर्ज हो जाते हैं, रुकावट आती है इनमें, तो ये जो एनल कैनाल के बाहर का एरिया में जब एंगॉर्ज होते हैं तो इसे एक्सटर्नल हेमोरॉइड कहते हैं। यही हेमोरॉइड जब अंदर की तरफ होता है और वो एनल कैनाल के बाहर नहीं निकला होता है तो उसको इंटरनल हेमोरॉइड कहते हैं। अब इनकी ग्रेडिंग, जब लैट्रिन के रास्ते निकल रहा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो इंटरनल हेमोरॉइड है वो आगे बढ़ता ही जाता है और ये पाइल्स का जो है वो एनल कैनाल से बाहर निकल जाता है। ये ग्रेड 1 है। धीरे धीरे ये पाइल्स की साइज़ बढ़ती जाती है और वो एनल कैनाल के बाहर बढ़ जाता है, लेकिन पुश करने पर ये अंदर चला जाता है। ये ग्रेड 2 है। ग्रेड 3 में ये होता है कि ये एनल कैनाल के बाहर निकला रहता है और पुश करने के बावजूद भी ये हेमोरॉइड अंदर नहीं जाता है। अब समझेंगे कि यदि पाइल्स हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ट्रीटमेंट में तो एक तो बता दिया कि सर्जरी है। जब सर्जरी नहीं हो रही होती है उससे पहले उसको में
कुछ क्रीम्स लगाए जाते हैं जिससे कि वो दर्द कम हो जाता है और धीरे धीरे वहाँ जो जो खून का थक्का है उसका जो साइज़ होता है वो भी छोटा होता है। उस क्रीम्स को अप्लाई करने का ये तरीका है कि उसके ऊपर एक पतली सी लंबी सी डंडी सी होती है। उस डंडी को एनल कैनाल में उसको डाला जाता है हमारा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि एनल कैनाल हमारा 2.5 से 5 सेंटीमीटर है, ना हमें 5 सेंटीमीटर से आगे जाना है ना 2.5 सेंटीमीटर से कम जाना है। कितनी बार क्या गलती होती है कि वो जो मरीज हैं उसको उस क्रीम को एनल कैनाल के बाहर ही लगा देते हैं। उसका नुकसान होता है, उस नुकसान क्या है कि वो डर्मेटाइटिस कॉज करता है और वहाँ इचिंग होती है। तो जैसा कि मैं समझा रहा था कि क्रीम्स को का जो एक एप्लीकेटर है वो अराउंड 5 सेंटीमीटर का उसके मुंह के ऊपर लग जाता है और उसके थ्रू उसको पहले लुब्रिकेट कर लीजिए, उस क्रीम से ही उसे गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद अंदर तक जाते हैं और उसके बाद उस क्रीम को वहाँ अप्लाई करते हैं। अब वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि हिमोरॉइड का ट्रीटमेंट कैसे होता है। पाइल्स को पहले पकड़ लिया जाता है फोर्सेप्स से, उसके बाद स्कैल्पेल से उसे काटा जाता है। काटने के बाद पूरे एरिया में जब थोड़ा हमारा जो ब्लीडिंग होता है उसको सिक्योर किया जाता है कॉटरी से, कॉटराइज कर दिया गया इसे, और इसके ऊपर ड्रेसिंग कर दी जाती है। ये देखिए ड्रेसिंग हो रहा है और ये इसके ऊपर ड्रेसिंग कर दी जाती है। हिमोरॉइड्स का मेन कारण कॉन्स्टिपेशन होता है और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। यदि आप अधिक समय तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं काफ़ी समय तक तो आपको हिमोरॉइड्स होने के चांस हैं। यदि आप लंबा आपको खांसी की शिकायत रहती है तो आपको हिमोरॉइड्स होने के चांस हैं। यदि आप बहुत प्रेशर लगाते हैं लैट्रिन करते समय और काफ़ी समय तक आप लैट्रिन करते रहते हैं, धीरे धीरे आपका मतलब फ्रेश होते हैं, तो ऐसे केस में आपको हिमोरॉइड्स होने की पूरी संभावना रहती है। यदि आपने हिमोरॉइड्स की सर्जरी करा ली उसके बावजूद भी दूसरे पोजीशन पे हिमोरॉइड्स होते हैं, यदि आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं ठीक हुआ हो। तो कॉन्स्टिपेशन कैसे ठीक करते हैं? कॉन्स्टिपेशन ठीक करने के लिए एलोपैथिक आयुर्वेदिक सारे प्रिपरेशंस जो हैं वो एक होलिस्टिक अप्रोच से, आपको एलोपैथिक मेडिकेशंस भी यूज़ करना होता है, आपको आयुर्वेदिक मेडिकेशंस भी यूज़ करना है और आपको अपने खाने में भी परिवर्तन ऐसे करना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। एलोपैथी में सीरप लैक्टुलोज, सीरप क्रेबाफिन होता है जिसे यूज़ किया जाता है। उनका इस्तेमाल आप लंबे समय तक नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत ही इफ़ेक्टिवली कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर देते हैं। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से पेट में दर्द और दूसरे नुकसान भी हो सकते हैं। जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो जिसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, उसमें एक त्रिफला का चूर्ण आता है जिसको कि आप लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। उसी तरीके से इसबगोल की हस्क, इसबगोल हस्क या सिंपल भाषा में इसबगोल भुस्सी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करने से भी कॉन्स्टिपेशन में बहुत आराम मिलता है। लगातार उसके 2 चम्मच दिन में 3 बार 15 दिन से 1 महीने तक लेने में कोई नुकसान नहीं है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। उसी तरीके से त्रिफला चूर्ण को भी आप महीनों भर तक ले सकते हैं, उसके नुकसान नहीं होते। बस प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, इन औरतों को त्रिफला चूर्ण नहीं लेना चाहिए। जो खाने के परिवर्तन है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन में आराम मिले, उसमें हम सबको पता है कि वो खाना जिसमें कि रेसा रफेज होते हैं, जैसे कि आपका कच्चा अमरूद, कच्चे फल जो भी हैं उनमें रफेज बहुत होता है। कच्ची सब्जियां उनमें रफेज बहुत होता है। फिर हमारे जो दाल, रोटी, चावल, इनमें भी रफेज बहुत होता है। तो ये चारों चीज़ें, कच्ची सब्जी, कच्चे फल, होल ग्रेन्स जो रोटी, चावल, मक्का, इन सब से कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी राहत मिलती है। साथ में ही दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए यदि आपको कॉन्स्टिपेशन है। हिमोरॉइड्स के ट्रीटमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि पहले हिमोरॉइड्स को आपको ये भी डिफ्रेंशिएट करना है कि कहीं फिशर तो नहीं है, कहीं फिस्टुला तो नहीं है। अब फिशर क्या है और फिस्टुला क्या है? फिशर जो है, यदि लैट्रिन इतनी टाइट हो रही है कि उस रास्ते में यदि जख्म बन जाए और वो एक छोटा सा छेद जैसा बन जाए तो उसको फिशर कहते हैं।
और फिस्टुला क्या है कि यदि वो छेद आगे जाके दूसरे छेद से बाहर निकले, जैसे एक पाइप होता है कि उसकी एक ओपनिंग अंदर तक जाती है और एक आउटर बाहर निकलने का रास्ता होता है, तो यदि दो छेद बन गए तो उसको फिस्टुला कहते हैं। फिस्टुला में प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें इन्वेस्टिगेशंस, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा देखा गया कि एक ही जगह का फिस्टुला नहीं होता है, वो 3-4 मतलब रास्ते बन जाते हैं। यदि वो काफ़ी रास्ते बन गए हैं तो इनमें बहुत सारे मतलब टेस्ट की संख्या बहुत सारी बढ़ जाती है और उससे पता किया जाता है कि वो फिस्टुला कहाँ कहाँ बनी है और उसकी ओपनिंग कहाँ की है, क्योंकि उसको रिमूव करने के लिए पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो ओपनिंग कहाँ तक पहुँची और कहाँ उसकी मतलब कहाँ वो शुरू है और कहाँ वो ख़त्म हो रहा है। फिशर्स में पहले तो कॉन्स्टिपेशन में के लिए ट्रीटमेंट मिलता है और कुछ एंटीबायोटिक्स मिलती है, जिससे कि वो एरिया में जहाँ जख्म हो गया है वो यदि उसमें ऑयल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो सूख जाए। यदि बहुत बड़ा है तो उसमें 1-2 स्टिच लगा देने से फिशर में बहुत आराम मिल जाता है। तो फिशर के ट्रीटमेंट भी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि फिस्टुला में। फिस्टुला के सर्जरी करनी पड़ती है। फिस्टुला में का जो मैनेजमेंट है वो दवाइयों से नहीं हो सकता। फिस्टुला का 90 to 95% मैनेजमेंट जो है वो सर्जरी ही है, और फिशर का जो ट्रीटमेंट है वो मोस्टली मेडिकल ट्रीटमेंट है। तो ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये किसी आदमी इंसान के मतलब जो कॉमन पर्सन है उनको वो नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको डॉक्टर्स के पास जाना ही पड़ता है और वो एक सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस कराने ही पड़ते हैं जिसके थ्रू ये डिफ्रेंशिएट हो पाए कि ये हिमोरॉयड है, ये फिशर है या ये फिस्टुला है। अब मेडिकल एडवांसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इस फील्ड में हिमोरॉयड्स, फिशर और फिस्टुला के लिए अब बहुत ही अच्छी सर्जरीज जो है वो लेज़र सर्जरी से हो जाता है। उसके माध्यम से क्या होता है कि जहाँ कट लगाना पड़ रहा है, जहाँ चीरा लगाना पड़ रहा है, वो चीरा ना लगा के लेज़र के माध्यम से इधर उसे सुखा दिया जाता है या उसे थोड़ा और उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के बाद काट दिया जाता है। यदि लेज़र से सर्जरी होती है तो इसकी रिकवरी बहुत जल्दी है, 2-3 दिन में मरीज पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है यदि बिल्कुल सही सर्जरी है। उसी तरीके से फिस्टुला का जो मैनेजमेंट है उसमें एडवांसमेंट आया हुआ है। काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस, MRI, प्रोक्टोस्कोपी, इनके माध्यम से ये पता चल जाता है कि वो एरिया कहाँ तक वो फिस्टुला डेवलप है, और उसके बाद लेज़र और दूसरे माध्यम से फिस्टुला की सर्जरी या फिस्टुला की सर्जरी अच्छी तरीके से हो जाती है। मैं चाहूँगा कि ये जो नॉलेज दिया है, जो मैंने साइंटिफिक बातें बताई हैं, उसको आप अधिक लोगों तक शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।